नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। गुफ्तगू प्रोग्राम में मैं सीमा वर्मा आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। दीनो ईमान हो रहे हैं आप, इस महफिल की जान हो रहे हैं आप। हर तरफ है बहार का आलम, मेरे मेहमान हो रहे हैं आप। आज जिस अजीम शख्सियत की हम बात करने जा रहे हैं, आपसे जिन्हें हम रूबरू कराने जा रहे हैं, वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, हमारे मुल्क और बनारस घराने की आन बान और शान कहलाते हैं। आप हैं पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा जी। पंडित राजन मिश्रा और पंडित साजन मिश्रा का शुमार बनारस घराने की ख्याल गायकी के अजीम गुलकारों में होता है। इन दोनों भाइयों ने ख्याल गायकी को नई बुलंदियां अता की। 400 साल की कदीम हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी की रिवायत को फरोग देने की वजह से इन दोनों भाइयों को मौसीकी की दुनिया में इंतहाई इज्जत और एहतराम हासिल है। दोनों भाइयों ने मौसीकी की बुनियादी तालीम, क्लासिकल म्यूजिक की अजीम शख्सियत अपने दादा पंडित बड़े रामदास मिश्रा, वालिद पंडित हनुमान मिश्रा और चाचा पंडित गोपाल मिश्रा से हासिल की। पंडित साजन मिश्रा ने अपने बड़े भाई पंडित राजन मिश्रा के साथ मिलकर अपने फन का मुजाहिरा साल 1978 में श्रीलंका के एक म्यूजिकल शो में किया था और इसके बाद इन दोनों भाइयों की शोहरत बढ़ती ही चली गई। ये भी सच है कि मौसीकी सरहदों की मोहताज नहीं होती और इन दोनों भाइयों की आवाज का जादू सरहद से पार भी लोगों के सर चढ़कर बोलता है। क्लासिकी गायकी की दुनिया में अजीम खिदमात देने की वजह से इन्हें कई इनामात और एजाजात के साथ ही साल 2007 में पद्म भूषण से नवाजा गया। लेकिन इन दोनों भाइयों की जोड़ी उस वक्त टूट गई जब 25 अप्रैल 2021 को कोरोना के चलते 70 साल की उम्र में पंडित राजन मिश्रा का इंतकाल हो गया। गुफ्तगू के जरिए आज हम पंडित राजन मिश्रा को खिराज अकीदत पेश करते हैं और उनके छोटे भाई पंडित साजन मिश्रा को आपसे रूबरू करवाते हुए हमें बेइंतहा खुशी हो रही है। बहुत बहुत स्वागत आपका पंडित जी। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, हमने जब भी आपको देखा है जी, चाहे हमने स्टेज पर देखा है या टेलीविज़न पर देखा है, दोनों भाइयों को एक साथ देखा है। आपके लिए कहा जाता है कि दो जिस्म एक जान या एक रूह, लेकिन यकीन मानिए आज पंडित राजन मिश्रा जी की कमी हमें बहुत खल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। पर आपको देख रहे हैं तो लग रहा है कि हम उनसे भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बहुत बड़ा लॉस हमारे लिए हुआ, पूरे संगीत जगत के लिए तो बहुत बड़ा लॉस है ही है। हमारा बहुत पर्सनल लॉस हुआ है जी। करीब 55-56 साल से हम दोनों भाई एक साथ स्टेज शेयर करते आए हैं जी हाँ। और वो ऐसे मेरे बड़े भाई, ऐसे शख्सियत जिन्होंने मुझे गोद में भी खिलाया जी और स्टेज तक का सफ़र भी कराया, तो वो इतना ज़्यादा मिसिंग है कि मैं उसका कुछ बयान नहीं कर पाऊँगा शब्दों में। और अभी 4.5 महीने का वक्त हुआ है। जी हाँ, वक्त ही कितना हुआ है अभी? वक्त ही कितना हुआ है और मेरे लिए तो ताजिंदगी वैसा ही वक्त रहेगा। तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और वो मेरे भाई ही नहीं, वो मेरे गुरु तुल्य भाई थे जी। और मेरे हर राह के वो हमारे राहगीर थे। हमको उंगली पकड़ा के चलाना सिखाया उन्होंने। और फिर ऐसी ईश्वर की इच्छा हुई, ऊपर वाले की ऐसी इच्छा हुई कि हम दोनों भाई साथ साथ गाना शुरू किए और वो यात्रा अभी तक जारी थी जी। अब ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी कि और आगे जाए यात्रा। बहुत इच्छा थी कि काफ़ी लंबे अरसे तक हम दोनों भाई साथ गाएं और गुजरे भी तो साथ में गुजर जाएं, लेकिन वो शायद ईश्वर को नामंजूर था, इसलिए वो मेरे बड़े भाई को मुझसे ले लिए
और मुझे छोड़ दिया है, अब एक अफसोस तो ज़िंदगी भर रहेगा, क्योंकि एक कल्पना थी जीवन में कि हम दोनों भाई स्टेज पे ही गाते गाते मोक्ष को प्राप्त हों जी, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया है। कहते हैं कि हमारे अपने तो कहीं जाते नहीं हैं। बिल्कुल। और ऐसे में आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई है, ये हम समझ सकते हैं। जी जी हाँ पंडित जी, जब आप अपने माजी की तरफ देखते हैं जी, तो माजी बहुत खूबसूरत होता है क्योंकि उसके साथ बचपन जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके अगर हम खानदान की बात करते हैं तो 7 पुश्तों से जी संगीत की सेवा में लगे हुए हैं जी। और ऐसे में आप तो बहुत छोटे से थे, तो क्या खेल खेल में ही आप इसके साथ जुड़ गए, या फिर कितना आसान या कितना मुश्किल था अपने वालिद साहब के साथ रहना और उनके साथ संगीत सीखना? ये बहुत ही मुश्किल काम है। ये विद्या जो है संगीत, ये बहुत ही कठिन विद्या है। चूँकि हम भाग्यशाली रहे कि ऐसे परिवार में हमारा जन्म हुआ जहाँ करीब 350 वर्षों से भी अधिक वर्षों से संगीत की ही सेवा निरंतर चली आ रही है जी। मेरे मेरे पिताजी पंडित हनुमान मिश्रा जी, चाचा जी पंडित गोपाल मिश्रा जी, ये बहुत ही रिनाउंड सारंगी वादक हुए। और उनके पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी मतलब वो परंपरा सिर्फ संगीत का ही घर में रहा जी। तो जब से होश संभाला, जब से थोड़ा कानों को श्रवण शक्ति मिली, तब से संगीत सुन रहा हूँ। तो ये होश कब संभाला आपने? क्या उम्र होगी आपकी? 3.5-4 साल का अवस्था। अच्छा। तो माँ के पास में सोते थे हम दोनों भाई। तो भाई साहब मेरे से 5 वर्ष बड़े थे जी। तो उनकी शिक्षा 5 साल के उम्र में उनका गंडा बंधन हो गया। एक सेरेमनी होता है हमारे यहाँ, तो उनका तालीम शुरू हो गया जी। सारे गम पध निसा सानी धब मगर ऐसा। तो प्रथम राग हमारे यहाँ भैरव सिखाया जाता है। अच्छा। तो वो राग की तालीम उनको शुरू हुई। तो रात में जब माँ के पास सोते थे तो सुबह हमारी माँ उठा दिया करती थी कि उठो उठो सुबेरा हो गया है। तो उस समय 5 बजे का समय होता था। चूंकि भैया को वो उठा रही हैं तो उसके साथ साथ मैं भी सो रहा हूँ तो मैं भी उठ जाता था। तो भैया को रियाज के लिए उठाया जाता था इतना सुबह? हाँ, ताकि आप फ्रेश होके फिर उसके बाद में पिताजी के पास जाके बैठ के जी रियाज करें। तो वो नींद में ही बोलते थे कि अम्मा, हम लोग अपनी माँ को अम्मा बोलते थे। जी। अम्मा वो कल कौन सा सिखाए थे बाबूजी, वो थोड़ा शब्द भूल रहा हूँ। अच्छा। तो मेरी माँ बताती थी, मोहन जागो भोर भैलवा, मोहन जागो भोर भैलवा, अब काहे नैनाल सिलवा, मोहन जागो भोर भैलवा। क्या बात है। तो मोहन जागो भोर भैलवा, अब काहे नैना अल सिलवा, क्यों अलसाए नैना में अभी तक पड़े हो, उठ जाओ। कहते हैं ना कि वो माँ सबसे पहली गुरु होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं माँ से बहुत कुछ आपने जरूर जरूर। माँ का तो इतना बड़ा योगदान है जीवन में कि उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है जी। जबकि अक्सर सिर्फ गुरु का या पिता का नाम लिया जाता है जी। लेकिन माँ भी उतना ही उनका अधिकार, उनका आशीर्वाद मिलता है हर कलाकार के परिवार में, हर बच्चों को। जी। और हमारे यहाँ ये संस्कार रहा कि जो भी औरतें आई हैं वो भी कोई ना कोई म्यूजिशियन फैमिली से ही हैं। तो ऑलरेडी उनके पास में वो संगीत का थोड़ा एक्सपोजर उनके पिता दादा उनको भी रहता है जी। और फिर जब शादी हो के आती हैं तो वहाँ के भी माहौल में संगीत ही होता है। तो इससे उनका जो अपना एक संगीत का प्रेम होता है वो कुछ ज़्यादा ही होता है, ज़्यादा होता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। बहुत सारी 50 बंदिशें उनको याद थी। हाँ। थोड़ा बहुत वो बायां तबला से भी थोड़ा ठेका भी लगा देती थी कभी कभी हम लोगों के रियाज में बैठ के। अच्छा। तो उनका आशीर्वाद तो सदैव बना रहा।
जी बिल्कुल। जी। जब आपने भी आप साथ उनके साथ करने लगे जी रियाज जी करने जी। कितने घंटे आप? शुरू में तो मतलब घंटा 1.5 घंटा। अच्छा। पिताजी बोलते थे कि जितनी कैपेसिटी है, जितना शरीर में शक्ति है, उससे ओवर नहीं करना चाहिए। तो शुरू में हम लोगों को घंटा सवा घंटा ऐसा एक सेशन, फिर 3 सेशन होते थे। अच्छा जी। फिर एक आफ्टरनून सेशन होता था और फिर एक थोड़ा सा लेट नाइट की तरफ होता था। तो वो घंटा घंटा का 3 सेशन हो जाता था। अच्छा। और उसके बाद में जब वो उसका एक नशा हुआ और पिताजी कहते थे कि थोड़ा शर्म करो, रियाज करो, तो उसका धीरे धीरे असर शुरू हुआ। तो वही सेशन जो 1 घंटे का था वो 3 घंटे में तब्दील हो गया, 3.5 घंटे में तब्दील हुआ। और उसके साथ साथ पिताजी का जो था कि हर सेशन में कम से कम घंटे भर का एक उनका अपना लेक्चर सेशन होता था। अच्छा। और उसमें सारे बड़े बुजुर्गों के बारे में बताना कि उनकी तपस्या कैसे होती थी, वो रियाज कैसे करते थे, स्वर के प्रति क्या उनकी आस्था होती थी, किस भाव से स्वर को लगाना चाहिए। ये बड़ी गहरी गहरी बातें वो हम लोगों को संस्कार रूप में डालते थे। मुझे लगता है कि आपको सिखाते सिखाते ये बातें वो इसीलिए करते थे ताकि आपकी हौसला अफजाई हो, आगे बढ़ने में हिम्मत मिले। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े सारे बुजुर्गों के उदाहरण दिया करते थे। जिन बुजुर्गों को नहीं देखा वो अपनी बातों से दिखाते थे। बनारस की गलियों में आपका बचपन बीता है जी। और सुबह उठते ही माँ की सुरीली आवाज़ तो आपने अभी बताई, बिल्कुल, साथ में मंदिरों की घंटियाँ, पूजा अर्चना, ये सब आपके कानों में मिश्री घोलते हुए दिलों में गया है। बिल्कुल। तो ऐसे में यहाँ पे ये सवाल उठता है कि सबसे पहले आपने स्टेज कैसे किया? कौन सा वो प्रोग्राम था जब आपको बिठा दिया गया कि बैठो और गाओ? बनारस में जैसा कि आपने अभी कहा कि मंदिरों का बहुत बड़ा एक वो है दायरा है। तो बनारस में बहुत सारे मंदिर हैं। शंकर भगवान का काशी विश्वनाथ का तो मंदिर है ही है, वहाँ एक पुराना विश्वनाथ मंदिर भी है। तो वहाँ हर महीने में एक बार सोमवार के दिन एक जलसा हुआ करता था। एक नरसिंह चौधरा करके मंदिर था जी, वहाँ होता था। गणेश जी के मंदिर में होता था बुधवार के दिन। तो ऐसे अनेक मंदिरों में कोई न कोई दिन महीने में 2 महीने में कोई न कोई कार्यक्रम होता था। और उसमें एक ये बड़ी अच्छी परंपरा थी कि जो छोटे बच्चे जो सीख रहे हैं बिल्कुल, उनको पहले ले जाके वहाँ हाजिरी लगवाई जाती थी। अच्छा। और उनकी हाजिरी के बाद में फिर उनसे सीनियर ऐसे करके फिर बाद में बड़े बुजुर्गों से वो जलसा समाप्त होता था। तो आप तो खेल खेल में चले जाते होंगे? हाँ, खेल खेल में भी। और एक इंटरेस्ट ये रहता था कि मंदिरों में प्रसाद बड़ा अच्छा मिलता था, देसी घी की पूरी, हलवा, और उसके साथ साथ 5 रुपए का दक्षिणा भी मिलता था। क्या बात है! और 5 रुपए तो गुरुजी बहुत होते थे। हम लोगों को 1 रुपए के लालच में पिताजी 10-20 टप्पे सिखा दिए। अच्छा। कि 1 रुपए मिलेगा अगर ये टप्पा सीख लिए। तो इस तरीके से एक प्रोत्साहन था, वो बहुत बड़ा एक सपोर्ट था जी, कि बच्चों को कुछ हाथ खर्चे के लिए भी चाहिए तो इनको सिखा के तब पैसा दो, बिना मतलब का पैसा मत दो। पंडित जी, ख्याल गायकी में आपकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ है और सुनने वाले बड़े मुतासिर होते हैं जब आप ख्याल गायकी गाते हैं। जी। थोड़ा सा आपकी जानिब से जानना चाहेंगे इसके बारे में। आपने बहुत सारे इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। हाँ, उसको एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसा आपका अंतर होता है ना, वैसे ही वो बाहर निकलता है। ख्याल गायकी तो करीब 300 वर्षों से निरंतर वो चली आ रही है। उसके पहले ध्रुपद धमार था, उसके पहले छंद प्रबंध था, निबंध था। तो बहुत सारी एक परंपराओं से वो जन्म लेते लेते ख्याल तक आया। और ख्याल गायकी में सोच जो है आपका, देखिए 4 ही लाइन होता है। उस 4 लाइन को आपको डेवलप करना है, घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा। जी। तो उसको आप सजाएंगे कैसे?
तो ये जो होता है ये आपका एक इंटरनल एक्सप्रेशन होता है। अब जैसे ऐसो नवल लाडली राधा संग निरतत लपटी जपटी कांधा। अब इस शब्द को आप अपने अंदाज से, ये एक जजवंती की बंदिश है, इसको आप कैसे डेवलप करेंगे, ये आपका गुरु जो है ये तालीम देता है कि इसका विस्तार कैसे होगा। और शब्द जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप शब्द को जीना चाहेंगे तभी ये संभव हो पाएगा, नहीं उसको एकदम आप एक कैजुअल वे में लेंगे कि शब्द का क्या मतलब है, तो आप कितना देर सारे गामा कर सकते हैं। तो ख्याल गायक तो बहुत बड़े बड़े बिरले लोग हुए। उस्ताद अमीर खां साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, पंडित भीमसेन जोशी जी, पंडित जसराज जी, ऐसे ऐसे महान कलाकार हुए। तो हम लोग भी उसी परंपरा में लगे हैं, प्रयासरत हैं, और अभी तक बस यही प्रयास करते हैं कि स्वर लग जाए। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा पंडित जी, नाजरीन देख रहे हैं जी, और बहुत ही नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर आप, मैं मानती हूँ कि साजिंदे नहीं हैं आपके साथ, लेकिन आपका गुनगुनाना भर ही हमारे लिए बहुत है, दिलों को राहत मिल जाएगी। आप कुछ तो गुनगुनाए, ख्याल गायकी की बात की है आपने। एक रचना याद आ गई, मेरे दादा गुरु पंडित बड़े रामदास जी की है। जी जी ज़रूर। दामोदर हरि नाम बोलो, दामोदर हरि नाम बोलो, बोलो रे निस दिन आठो याम, दामोदर हरि नाम बोलो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। पंडित जी, हमने सुना है जी, और आपसे जानना चाहेंगे, हमने ये सुना है कि अगर कोई शख्स बड़ी ही शिद्दत से जी संगीत में डूबना चाहे और संगीत के सागर में डूबता है जी, तो सिर्फ और सिर्फ एक सा, जिसे हम कहते हैं सा लगाने में उम्र लग जाती है। ये बात क्या सच है? आपको इतना तजुर्बा है आपके? नहीं, बहुत बड़ा सत्य है, बहुत बड़ा सच है। देखिए, एक तो क्या है कि प्रथम सुर है, सा जो है आपका पहला स्वर है। तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर आपका सा सध जाता है तो ऑटोमेटिक रे भी सधेगा जी। तो सा की साधना बहुत ही कठिन है, लेकिन उसको साधना पड़ता है, हर कलाकार को साधना पड़ता है। फिर उसके बाद ऋषभ का पोजीशन आता है। और मेरे पिताजी तो ये कहते थे कि बेटा ये 7 स्वर जो हैं ये 7 स्वरूप के व्यक्तित्व तो हैं। अच्छा। अगर तुम उनको डीपली जाके देखो तो तुमको एहसास होगा। और उन्होंने इसको हम लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाया। 5 कोमल स्वर हैं, 7 शुद्ध स्वर हैं। तो उनका कैरेक्टर उन्होंने अपने भाव से उसको हम लोगों को करके दिखाया जी। तो उसी पे एक बंदिश की रचना मैंने भी की। सा प्रथम सूर, सा प्रथम सूर, रे मन तू गान कर ले, सा प्रथम सूर, सा प्रथम सूर, रे मन तू गान कर ले, पंच परमेश्वर को निस दिन ध्यान धर ले, सा प्रथम सूर, सा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा आ रहा है पंडित जी। थैंक यू। और बहुत सारे सवाल हैं मुझे आपसे पूछने हैं। फिल्में देखते हैं आप या फिल्मी गाने पसंद करते हैं? क्योंकि फिल्में भी देखते हैं, फिल्मी गाने भी पसंद करते हैं, लेकिन उस पीरियड की फिल्मों को ज़्यादा पसंद करते थे। तो आपने अभी फिल्मों का जिक्र किया है, गीतों का जिक्र किया है, कोई एक गीत जो आप यूं ही कभी गुनगुना देते हैं?
फिल्मी गीत? हाँ नहीं, वैसे तो बहुत सारी फिल्मों के गीत हैं। हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया कि 1983 में 82-83 में एक फिल्म बनी थी सुर संगम। जी जी, मुझे याद है, गिरीश कर्नाड साहब के ऊपर। कर्नाड थे, जया प्रताप स्क्रीन पर हमें नजर आए। जी जी जी। तो उसमें मेरे बड़े भाई साहब पंडित राजन मिश्रा जी ने जी जी सारे सॉन्ग गाए हुए थे। तो उसमें बड़े अच्छे गीत लिखे भी गए थे। डॉक्टर बसंत देव जी ने लिखा हुआ था। पारला कॉलेज के वो वाइस प्रिंसिपल थे। अर्ध सत्य भी उन्होंने लिखा था जी। तो बड़े अच्छे अच्छे गीत लिखे थे। आए सुर के पंछी आए, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो वो सारे गीत जो हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा। क्योंकि एक तो पूरा ही प्योर क्लासिकल बेस था। वैसे तो सभी गाने, मुगले आजम के गाने या तानसेन के गाने या बैजू बावरा के गाने सभी बहुत अच्छे हुए। तो बाद में वो उसका असर मेरे ऊपर बहुत पड़ा। अच्छा। खास करके सुर संगम के गानों का। अच्छा। आपने कहा ही है तो हे आए सुर के पंछी आए सुर के पंछी आए, अंबर के ओमकार नाद की गूंज सुनाते आए, अंबर के ओमकार नाद की गूंज सुनाते आए, सुर के पंछी आए। क्या बात है, तो बहुत सुंदर, मजा आ गया। मजा आ गया पंडित जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, और आपने उसी का जिक्र भी किया। जी जी जी, देखिए क्या असर है इस गीत में, क्या असर है कि मुझे वो गीत याद रह गया। जी। और मेरे बड़े भाई साहब ने इसको ऐसा अच्छा गाया, क्या गाया है, वाह। तो वो तो खैर। जी हाँ, ये दुनिया ने देखा है, हमने देखा है कि आपने अपने बड़ों की बहुत इज्जत अफजाई की है। बस बड़े भाई के कदम जो थे वो आगे रहे और आपके कदम सदा पीछे रहे। उनका आशीर्वाद आपके सर पर बना रहा हमेशा। बिल्कुल। बनारस को छोड़ क्या सन होगा जब आप दिल्ली आए और इतना खूबसूरत नाम आपने अपने घर का रखा है, स्वरांगन। वाह, क्या नाम है। तो इस नाम को बहुत खोज करनी पड़ी, इसकी बहुत सोचना पड़ा दोनों भाइयों को। हाँ नहीं, घर तो हम लोग वैसे तो दिल्ली आ गए थे, 70 में आना जाना शुरू हुआ और 73 में भैया ने MA कर लिया तो यहाँ आ गए, क्योंकि यहाँ मेरे चाचा जी पंडित गोपाल मिश्रा जी रहा करते थे जी। तो उनके ही बेटे हम लोग भी थे, उनको औलाद, हम ही लोग उनके औलाद थे। क्या बात। तो उन्होंने बड़े भाई साहब से, मेरे पिताजी से उन्होंने कहा कि भाई अब एक भाई पढ़ाई वढ़ाई हो गई है तो मेरे पास भेज दीजिए। तो राजन जी यहाँ आ गए और मेरा आना जाना था, चूँकि 70 से हमारे चाचा जी आ गए थे तो 73 से हमारा आना जाना शुरू हुआ। फिर हम आकाशवाणी से जुड़े, 73 में हम लोग A ग्रेड हुए। फिर 78, 79 से फिर दूरदर्शन से भी हमारा जुड़ाव शुरू हुआ। क्या बात। तो काफ़ी पुराना, और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे जीवन में आकाशवाणी का बहुत बड़ा रोल रहा है। और उस समय से हम लोग तब से यहीं हैं, दिल्ली हैं, बनारस घर है, आना जाना होता है। तो दिल्ली में जब हम अपने घर का निर्माण किए तो ये हुआ कि भाई घर का कुछ नामकरण किया जाए जी। तो भैया ने कहा अरे यार ये तो स्वर का आंगन है, इसका नाम स्वरांगन कर दिया जाए। वाह वाह वाह। तो स्वरांगन मतलब ज्यादा सोचना नहीं पड़ा आपको। नहीं, यहाँ तो हर समय स्वर ही स्वर लगते रहते हैं, गूंजते रहते हैं। तो इसका नाम स्वरांगन कर दिया जाए। हमने कहा कि इससे बढ़िया नाम क्या हो सकता है। जी जी। तब से वो नाम स्वरांगन पड़ गया। आप दोनों भाइयों ने एक नज़ीर कायम की है सबके सामने। बस ये ऊपर वाले की रहम है, ऊपर वाले की मेहरबानी। जब हम साथ होते हैं तो कहते हैं कि तरक्की भी हमारे कदम चूम जाती है। बिल्कुल। आपने साथ परफॉर्म किया, साथ शायद उदास भी हुए होंगे। जरूर जरूर। और ऐसे सब भी कुछ साथ किया आपने। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं हमें हौसला देते हैं, ये बातें हमें हौसला देती हैं कि हम अगर परिवार के साथ मिलकर
जी, आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर मंजिल दूर नहीं होती। बिल्कुल ये सत्य है। अगर आपका ये ऐसे बंध है जी। मोटी बंध में बहुत ताकत होती है। तो हम लोगों ने प्रयास यही किया, हम दोनों भाइयों ने, और हमेशा कोई भी कार्य करने के पहले हमसे जरूर वो पूछते थे कि ये कार्य किया जाए। क्या बात है। तो हमेशा मेरा उनको सहयोग रूपी शब्द होता था। आप तो हमेशा कहते होंगे हाँ जी भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका नतीजा ये हुआ कि इतना लंबा सफ़र हम लोगों ने तय किया, 55-56 साल। सही। आज तक के इतिहास में कोई भी युगल गायक इतना लंबा सफ़र नहीं किया। इच्छा तो बहुत थी कि ये 70 साल का सफ़र कम से कम हो। वो बोलते थे कि यार हम लोग को रिटायरमेंट भी लेना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि बुढ़ापे में। अच्छा, ये बात भी होती थी। हाँ, ये बातें भी होती थी। और वो बड़े ओपन हार्टेड पर्सन थे वो। और हमेशा ये कहते थे कि अब रिटायरमेंट जो है 70 साल में ले लेते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, अभी मुझे 70 पे आने दीजिए, आप 75 पे आइए। लेकिन वो 70 पे आए, वो रिटायरमेंट ले लिए और मुझे छोड़ गए हैं। बड़े हरफन मौला भी थे वो, बहुत हंसाते थे, बहुत खुश दिल इंसान थे, बड़े चुटकुले, और जहाँ जिस माहौल में बैठ जाएं वो उनका माहौल बन जाता था। उनके अकॉर्डिंग लोग जुड़ जाते थे। तो बड़े बिरले इंसानों में से वो थे। सही कहा। पंडित जी, आपका एक संगीत आश्रम है देहरादून के आसपास, अगर मैं गलत नहीं। देहरादून में ही है। हाँ, थोड़ा बताइए ना इस आश्रम के बारे में। आश्रम क्या है, एक गुरुकुल है, और वो भी भैया का ही दिया हुआ नाम है। अच्छा। और देखिए, नाम भी उन्होंने ये चुन के दिया कि विराम, अब जो है विराम द गुरुकुल उसका नाम रखा उन्होंने। वाह। कि अब जो है ऐसा समय आ रहा है कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को समय देंगे, विद्यार्थियों को तैयार करेंगे। कार्यक्रम अब अपने अंतिम चरण पर है, तो मैं सोच रही हूँ एक तरन्नुम भरे लहजे में अगर आप हम इसका समापन करें, और कोई पुराना फिल्मी गीत आप गुनगुना दें अपनी पसंद का। अब आपकी फरमाइश है तो मैं ना तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत प्रॉपर याद नहीं है। 35-40 साल पुरानी बातें हो गई हैं, फिर भी एक लाइन जो याद है। जी जी। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में, तुमको न भूल पाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहूँगा तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाऊंगा। पंडित जी, आपसे बातें करते करते वक्त का तो मुझे पता ही नहीं चला। जी, मुझे भी नहीं पता लगा। मैं भी देख लेती हूँ अपनी घड़ी। लेकिन कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिनके साथ सही मायने में घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हम देखना भी नहीं चाहते, लेकिन कहते हैं कि वक्त बहुत बड़ा हाकिम है। बिल्कुल। और इसे सलाम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक बात। तो हम मिलकर सलाम करते हैं, और जरूर जरूर आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा हम करना चाहेंगे। आपने हमें समय दिया, और इतना खूबसूरत प्रोग्राम, इतनी खूबसूरत बातें, मैं ये कहूँगी कि स्टूडियो में आपने आज 4 चांद लगा दिए। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, गुफ्तगू कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक नए सितारे, एक नई शख्सियत के साथ हम हाजिर हो जाएंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, और सीमा वर्मा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।